ऑल कार्बोनेट्स आर बेसिकली वाटर इनसोल्यूबल, लगभग सारे कार्बोनेट वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। कौन सा केटायन प्रेजेंट है और कौन सा एनायन प्रेजेंट है ये पता करना ही कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें कुछ नहीं करना, पानी के अंदर घुला हुआ मिलेगा आपको नाइट्राइट, इसमें ये तीनों चीजें जैसे ही मिलाओगे रेड एजो डाई फॉर्मेशन हो जाएगा। ड्राई टेस्ट जो है उन सब में फ्लेम यूज होती है, कलर्स वगैरह देखे जाते हैं। नाम से भले ही ये फ्लेम टेस्ट है मगर इन सब में फ्लेम यूज होगी। बोरेक्स बीट टेस्ट में कुछ नहीं होता, एक प्लेटिनम वायर होता है उस पर बोरेक्स लिया जाता है, लगातार हीट करके जब वो डिकम्पोज होता है तो वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड में टूट जाता है, एक मोती बन जाता है उस पर। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका माइंड मैप के आखिरी चैप्टर में। एक्चुअली माइंड मैप के आखिरी चैप्टर में नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माइंड मैप में आखिरी चैप्टर में आपका स्वागत है। जी हाँ, चैप्टर का नाम सॉल्ट एनालिसिस है और इसके अंदर क्या करते हैं तो बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसके अंदर सॉल्ट का एनालिसिस किया जाता है। अब सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट क्या होता है? जो एसिड बेस की रिएक्शन से बनता है। तो एसिड बेस की रिएक्शन बनेगी तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट में क्या होगा? केटायन होगा, एनायन होगा। कौन सा केटायन प्रेजेंट है और कौन सा एनायन प्रेजेंट है यह पता करना ही कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव बोल रहा हूं, क्वांटिटेटिव नहीं बोल रहा हूं। हमें क्वांटिटी का कोई पता नहीं करना है, हमें टाइप ऑफ एनायन और टाइप ऑफ केटायन, आपको जो सॉल्ट दिया गया है, जो मिक्सचर दिया गया है उसमें किस तरह के केटायंस हैं और किस तरह के एनायंस हैं। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, और एक भी हो सकता है, एक केटायन एक एनायन, जो सिंपल वाला जो सॉल्ट रहता है वो भी हो सकता है। बट हमें मुद्दा यह है कि उनका डिटेक्शन करना है, दैट्स इट। ठीक है, नीट का जो सिलेबस है वो ये बोलता है कि एनायन है आपके कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, सल्फेट। अभी हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने आगे इनके आगे ये नाम क्यों लिखे हैं, क्लास ए और ये सब क्यों लिखे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से जब हम केटायंस पढ़ेंगे तब भी हमको पता चलेगा कि इनमें भी कुछ क्लास होती है, कुछ ग्रुप होते हैं और ये केटायंस हमारे सिलेबस में। एक बार भाई वीडियो को रोक के बहुत अच्छे से इसको देख ले, क्योंकि अभी क्या है कि एक्चुअली नीट में तो ये पिछले साल ही आया था पहली बार, इस बार दूसरी बार होगा। तो जो क्वेश्चंस है ना वो मार्केट में ऐसे क्वेश्चंस घूम रहे हैं, जेई मेंस के घूम रहे हैं। जेई में था ये चैप्टर, तो जेई में तो क्या था, पहले ज्यादा था सिलेबस, मतलब सारे एनायंस थे, सारे केटायंस थे, तो खूब गहरा पढ़ाया जाता था। तो सवाल भी जो है वो अनाप शनाप सवाल आपको मिल सकते हैं। बट मैं कह रहा हूं नीट में आपको इन केटायंस और इन एनायन से बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा वो। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रैक्टिकल बुक आती है एनसीईआरटी की, एक बुक आती है लैब मैनुअल करके, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की साइट से, है ना, लैब मैनुअल करके आती है, उसमें जो टेस्ट है एटलीस्ट वो जरूर करके जाना। सिर्फ वो जो टेस्ट दिए हैं मैं भी वही करवाने वाला हूं आज। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? सॉल्ट एनालिसिस का मतलब होता है डिटेक्शन ऑफ केटायन एंड एनायंस फ्रॉम गिवन मिक्सचर। ठीक है, एनायन केटायन का डिटेक्शन करना है आपको। एक सॉल्ट दे देगा वो चूर्ण, है ना, लैब असिस्टेंट में एक चूर्ण मिलता है, चूर्ण में से केटायन और एनायन छांटना कहलाता है सॉल्ट एनालिसिस। जो आपका एनायन होता है, क्योंकि वो एसिड से आता है तो उसे एसिड रेडिकल भी कहते हैं, और जो केटायन होता है वो बेसिक रेडिकल भी कहलाता है। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लो NaOH और आप HCl की रिएक्शन करवाते हैं, NaOH और HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है क्या? NaCl। तो आप खुद सोचो कि इसमें जो ये Na प्लस है ये कहां से आया है और Cl माइनस है वो कहां से आया है? तो ये कहां से आया है? ये आया है बेस से, तो इसे कहा जाएगा बेसिक रेडिकल। जो बेस से आया है वो बेसिक रेडिकल। तो केटायन हमेशा बेस से आता है, उसे बेसिक रेडिकल कहा जाता है। एनायन आपका कहां से आया है? एसिड से आया है, तो इसे कहा जाएगा एसिड रेडिकल। क्या कहा जाएगा बेटा? इसे एसिड रेडिकल। क्यों? क्योंकि ये एसिड से आया है। ठीक है, तो एनायन ए से ए याद रखना, एनायन एसिड रेडिकल कहलाते हैं और केटायंस जो हैं वो बेसिक रेडिकल कहलाते हैं। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो मैंने साइड में एनायंस का क्लासिफिकेशन लिखा है। ये क्या लिखा है मैंने? एनायंस का क्लासिफिकेशन। किसका? एनायंस का। दो क्लासिफिकेशन, मेनली दो ग्रुप होते हैं। जो दो ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं? देखो, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए वाले कौन से एनायंस होते हैं? जो एसिड के साथ कोई गैस देंगे, वोलेटाइल प्रोडक्ट बोले तो गैस देंगे। और क्लास बी को हमने क्लास बी में हमने उनको रखा है जो एसिड के साथ रिएक्शन कर पे कोई भी वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देते हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर भी दो ग्रुप हैं।
भाई एसिड के साथ अगर गैस देंगे तो एसिड कौन सा यूज होगा? तो जब एसिड हम डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 में से कोई भी यूज करते हैं तो हमारे जो एनायंस होंगे वो होंगे कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट। ये हमारे सिलेबस में है ना। बाकी मैंने और भी एक्स्ट्रा एग्जांपल लिख दिए हैं, बाकी मैं जिन पे स्टार लगा रहा हूं वो हमारे सिलेबस में 3, उन्हीं के हम आगे बढ़ेंगे। सब ग्रुप 2 वो हैं जो डाइल्यूट HCl के साथ या डाइल्यूट H2SO4 के साथ कुछ भी अगर आपने डाइल्यूट एसिड डाला और कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब है सब ग्रुप 1 एब्सेंट है। फिर आप कंसंट्रेट H2SO4 डालो चूर्ण के अंदर। जब आपने कंसंट्रेट H2SO4 डाला और कुछ गैस निकली तो उसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट हो सकते हैं, और भी होते हैं। ये वही है जो हमारे सिलेबस में है, ये सारे हमारे सिलेबस में है, देख लो। होने को इसमें फ्लोराइड भी होता है ना, इसमें फ्लोराइड भी होता है, बोरेट भी होता है ना, तो ऑक्जेलेट भी होता है, तो मैंने वो लिखे नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्लास बी, वो है जो किसी भी एसिड के साथ कुछ, मान लो आपने ये डाला कुछ नहीं हुआ तो फिर आप कंसंट्रेट डालो, फिर भी कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है वो क्लास ए का नहीं है एनायन, ठीक है। अब आप क्लास बी पे आओगे, अब आप क्लास बी के एनायंस के बारे में सोचोगे तो क्लास बी की जो है वो किसी एसिड के साथ कोई वोलेटाइल गैस नहीं देते। मतलब आपने एसिड डाला, डाइल्यूट डाल के देख लिया, कंसंट्रेट डाल के देख लिया, कुछ नहीं हो रहा उस चूर्ण में, टेस्ट ट्यूब में, तो इसका मतलब है वो क्लास ए है ही नहीं, वो क्लास बी है। क्लास बी में कोई गैस वैस नहीं निकलती, पीपीटी रिएक्शंस के थ्रू फॉस्फेट, सल्फेट वगैरह को पता किया जाता है, रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू। जैसे इसके अंदर भी ये सब ग्रुप 1 है, इसके अंदर भी ये सब ग्रुप 1 है, और ये क्या है आपका सब ग्रुप 2। जिस तरह से उसमें सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 है, इसमें भी सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 है। हमारे सिलेबस में इस पूरी क्लास से सिर्फ सल्फेट हमारे सिलेबस में है, दैट्स इट। तो मैंने जो स्टार लगाए हैं आप उन पे खास तौर से फोकस करें, क्योंकि कंफर्मेटरी टेस्ट हम उन्हीं से करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले पता करते हैं कि ये प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होता है। प्रीलिमिनरी टेस्ट का मतलब होता है बेटा एक शुरुआत में आइडिया देना और ऐसा लिखना कि हाँ ये आयन हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है, कोई ऑब्जर्वेशन ऐसे आते हैं जिससे आप बोलोगे कि कार्बोनेट हो सकता है, जिससे आप बोलोगे कि सल्फाइड हो सकता है, जिससे आप बोलोगे कि नाइट्राइट हो सकता है, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे आपको जो भी सॉल्ट दिया टेस्ट ट्यूब में, आपने वो थोड़ा सा सॉल्ट डाला, उस सॉल्ट में आपने डाइल्यूट H2SO4 डालना है पहले, क्योंकि अभी हम क्लास ए में सब ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डाइल्यूट एसिड डालेंगे हम। क्या डालेंगे? डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड डालोगे तो दो ही चीज होगी, या तो कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब है सब ग्रुप 1 एब्सेंट है, गो फॉर सब ग्रुप 2, यानी कि ऐड कंसंट्रेट एसिड, ठीक है भाई। लेकिन अगर कुछ होता है तो वो इनमें से कुछ हो सकता है, जैसे हमने वही लिखे हैं जो हमारे सिलेबस में है। अगर गुड़गुड़ के साथ सोडे की बोतल में से जिस तरह से पानी में से बबल्स निकलते हुए दिखते हैं, उसे बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ब्रिस्क एफरवेसेंस। अगर आपके टेस्ट ट्यूब में से गुड़गुड़ करती हुई कोई गैस बाहर निकल आए, आपको नजर नहीं आएगी, बट वो पानी के अंदर, सोडे के अंदर से जैसे निकलती वैसे निकलेगी, तो इसका मतलब है वो CO2 गैस है और ये कार्बोनेट आयन पॉसिबल है। इस CO2 गैस को अगर आप लाइम वाटर, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, में पास करवाओगे तो वो मिल्की हो जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा ना हो, गुड़गुड़ ना हो और रोटन एग लाइक स्मेल आए, है ना, रोटन एग लाइक स्मेल वाली कोई गैस निकले, तो इसका मतलब है वो H2S गैस निकल रही है, तो सल्फाइड आयन हो सकता है। अब इस H2S गैस को पता करना है कि H2S गैस है, तो एक फिल्टर पेपर भीगा हुआ लाओ, एक फिल्टर पेपर जो है उस पर थोड़ा सा लेड एसीटेट डाल दो और उस निकलती हुई गैस के ऊपर फिल्टर पेपर लगाओ। आप देखोगे कि वहां पे फिल्टर पेपर पर एक काला धब्बा बन जाएगा, जहां जहां लेड एसीटेट होगा वहां पे लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। उसके बाद आता है ब्राउन कलर गैस निकले, अगर ब्राउन कलर की कोई गैस निकलती हुई दिख जाए, अब इसका मतलब है वो गैस है NO2 और NO2 निकल रही है, इसका मतलब है उसमें नाइट्राइट आयन प्रेजेंट हो सकता है। क्योंकि हमारे सिलेबस में ये 3 है तो मैंने तीनों लिखवा दिए हैं, तीनों के प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गए। हाँ, वो NO2 गैस जो है उसमें आपको क्या करना है कि जब वो NO2 गैस निकल रही है, आपको और कंफर्म होना है थोड़ा सा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा KI मिलाना है, पोटेशियम आयोडाइड मिलाना है, स्टार्च मिलाना है, और जब आप देखोगे तो वो और मीडियम को एसिडिक करना है एसिटिक एसिड के साथ, तो आप देखोगे कि वो अंदर जो रिएक्शन चल रही थी उस टेस्ट ट्यूब में, वो ब्लू कलर में आपको ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा। और वो ब्लू सॉल्यूशन मिलता है किसकी वजह से? बेसिकली आयोडीन और
स्टार्च की वजह से, आयोडीन और स्टार्च की वजह से बनता है। अब आयोडीन यहां से कहां से आया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से आयोडीन बनेगा। I माइनस जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और I2 में जाएगा, और वो I2 स्टार्च मिलकर, I2 और स्टार्च मिलकर ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये I2 जाएगा तो इसे I2, वो इसे ऑक्सीडाइज कौन करेगा, तो इसे ऑक्सीडाइज करेगा ये NO2। ठीक है भाई, चलो आ जाओ आगे। ये तो हो गई प्रीलिमिनरी टेस्ट। मान लो आपने उसमें मिलाया डाइल्यूट HCl और कुछ नहीं हुआ, अब आप मिलाओगे उसमें कंसंट्रेट एसिड। कंसंट्रेट एसिड मिलाओगे मतलब अब आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट करने हैं क्या, ग्रुप 2 सब क्लास ए के सब ग्रुप 2 के आयंस का। तो आप वही ड्राई सॉल्ट ले लो, थोड़ा सा डाल दो चूर्ण, चूर्ण में अब इस बार कंसंट्रेट H2SO4 मिलाओगे, बिकॉज ये जो है वो ग्रुप रिएजेंट है। ये क्या है बेटा, ग्रुप रिएजेंट है, मिला दिया। अब यहां पे भी वही 3 चीजें होंगी, 4 चीजें, 4 लिखी मैंने क्योंकि 4 अपने सिलेबस में है। अगर कलरलेस पंजेंट स्मेल, मतलब तीखी स्मेल, नाक में चुभने वाली स्मेल, विच गिव्स व्हाइट डेंस फ्यूम्स विथ ग्लास रोड डिप्ड इनटू NH4OH। अगर कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन आए कि आपको तेज कोई स्मेल नजर आए और हल्के हल्के व्हाइट फ्यूम्स दिखें, हल्के हल्के दिखें, मतलब कंफ्यूजन है कि व्हाइट है क्या है, थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखे, तो वो HCl गैस निकल रही है। और HCl गैस तभी निकल सकती है जब उसमें क्लोराइड आयन हो। और ये जो तुमने आगे लिखा है तो वो क्या होता है कि क्लोराइड आयन में जब तुम कंसंट्रेट H2SO4 मिलाओगे, वो देखो अगर तुम्हारा क्लोराइड प्रेजेंट है और तुम कंसंट्रेट H2SO4 मिलाओगे तो HCl निकलेगी। वो HCl जब निकल रही है टेस्ट ट्यूब से, तो दोस्त को बोला कि जल्दी जा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भीगी हुई ग्लास रोड लेके आ। तो वो भीगी भीगी ग्लास रोड लेके आया और उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखा। जैसे ही उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखा, वो HCl जो ऊपर निकल रही है वो उस ग्लास रोड पे लगे हुए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी और अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स, डेंस व्हाइट कलर के फ्यूम्स दिखाएगी। तो जो तुम्हें पहले HCl के व्हाइट फ्यूम्स हल्के हल्के नजर आ रहे थे, वो अब इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, वो एकदम डेंस व्हाइट फ्यूम्स नजर आएंगे। तो ये कंफर्मेशन हो गया, मतलब कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है बेसिकली ये, बट एक हल्का सा प्रीलिमिनरी में भी थोड़ा सा तुम आइडिया लगा लो। उसके बाद अगर रेडिश ब्राउन कलर की पंजेंट स्मेल की गैस आती है, वो तो कलरलेस गैस है। अगर रेडिश ब्राउन कलर की गैस आती है और निकल रही है उसी टाइम अगर तुम MnO2 मिला दो, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो उस ब्राउन कलर की इंटेंसिटी और बढ़ा देगा। तो वो गैस होगी Br2 जो ब्राउन कलर की निकल रही है, और उसमें हो सकता है ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन और कंसंट्रेट H2SO4 ये भी यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Br2 गैस बना रहे हैं, लेकिन आपने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दिया तो एक से भले 2। अब ये ज्यादा ब्रोमाइड को Br2 में बदलेंगे। अरे भाई, कंसंट्रेट H2SO4 भी Br माइनस को ऑक्सीडाइज करके Br2 बना रहा है और तुमने एक से भले 2 डाल दिए। बोले MnO2 को भी डाल। बोले क्यों, क्योंकि ये अकेला पार नहीं पड़ रहा है, एक और डाल। अब ये 2 मिलके पेलेंगे, 2 मिलके Br माइनस को Br2 बनाएंगे बेटा, खटाखट खटाखट खटाखट। ठीक है, 2 मिलके क्या करेंगे, ये 2 मिलके इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेम चीज अगर वायलेट वेपर्स आते हैं तो MnO2 मिलाने पर उनकी भी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेम सेम सेम, I2 गैस होगी, I माइनस निकलेगा। ब्राउन गैस, इंटेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज। अब अगर ब्राउन कलर की गैस निकले तो ध्यान रखना, अच्छा यहां पे कंफ्यूजन है, ये भी ब्राउन है, ये भी ब्राउन है। ठीक है, वो ब्राउन पानी को भी ब्राउन कर देती है, सिंपल सी बात है। अगर आप उसको पानी में फ्लो करवाओगे गैस को तो पानी को ब्राउन कर देगी, जबकि ये वाली गैस ब्राउन पानी को ब्राउन नहीं करेगी, बिकॉज ये है कौन सी गैस, NO2 गैस है। ये कौन सी गैस है बेटा, NO2 गैस है। एक सेकेंड ना, ये कौन सी गैस है, NO2 गैस। और उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, नाइट्रेट। ठीक है भाई, और इसमें अगर आप एडिशन करते हो कॉपर टर्निंग्स का तो सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू हो जाएगा। अगर ये रिएक्शन चल रही है और उसमें आप, इस रिएक्शन चल रही है, ये रिएक्शन चल रही है, इसमें से गैस निकल रही है, और अगर आप इसमें कॉपर मिलाते हो तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ब्लू। और ब्लू क्यों बनेगा, क्योंकि ये CuSO4 बन जाएगा। सल्फेट आयन तो H2SO4 की वजह से होंगे इसमें। ठीक है भाई, चल आगे आ जाओ। अब आते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, जिसे बोलते हैं वेट टेस्ट। क्यों वेट टेस्ट क्यों बोला, क्योंकि अभी तक तो आपकी मजबूरी है कि सिर्फ आप चूर्ण ड्राई ले रहे हैं। वेट टेस्ट का मतलब है कि आपको पता करना है पहले तो कि जो चूर्ण आपको मिला वो सॉल्युबल है कि नहीं है। तो चूर्ण को क्या करोगे, पानी में डालोगे। 2 चीज होगी, या तो वो घुल जाएगा, अगर घुल जाता है तो खुशियां मनाओ क्योंकि वही फिर आगे यूज करना है आपको, जिसे बोलते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट। लेकिन अगर नहीं घुलता है, अगर नहीं घुलता है तो हमें तो किसी भी कंडीशन में घुला हुआ चाहिए। घुल गया ठीक है, नहीं घुला
तो मेक सॉल्यूबल फर्स्ट, आप इसे सॉल्यूबल बनाइए। अब वो हो गया सॉल्यूबल तो बढ़िया है, आपको ये परेशानी नहीं आएगी। लेकिन नहीं हुआ सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल सॉल्ट दिया पानी के अंदर, अगर पानी में इनसॉल्यूबल है तो आप इसे सॉल्यूबल बनाएंगे। और सॉल्यूबल बनाने का तरीका होता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। यानी कि 1 पार्ट सॉल्ट ले लो, 3 पार्ट सोडियम कार्बोनेट ले लो और पानी ले लो और उसे गर्म करो और फिर उसे जो भी आया उसे फिल्टर करो और जो फिल्ट्रेट है उसे आप टेस्ट में यूज करो। हाँ, कार्बोनेट आयंस के लिए सोडा एक्सट्रैक्ट यूज नहीं किया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, बिकॉज सोडा एक्सट्रैक्ट में आप कार्बोनेट आयन मिला के क्या करोगे, इसमें आपको कार्बोनेट आयन ऑलरेडी, आप जब आप सोडियम कार्बोनेट मिलाओगे तो आप कार्बोनेट आयन डालोगे, फिर आप बोलोगे ओहो कार्बोनेट आयन है, देखो इसमें कार्बोनेट आयन है। अरे भाई, तो कार्बोनेट आयन के लिए मत ही बनाओ ना, कॉमन सेंस वाली बात है। कार्बोनेट के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम कार्बोनेट तो खुद मिला रहे हो इसमें, फिर क्या बोलोगे कार्बोनेट प्रेजेंट है? तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी, ठीक है, कि कार्बोनेट मिला के खुशियां मना रहे हो, कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो इसलिए सोडा एक्सट्रैक्ट कार्बोनेट्स के लिए नहीं बनाया जाता है, CO3 2- के लिए नहीं बनाया जाता। इसे 2- कर दिया बेटा, है ना, CO3 2- के लिए नहीं बनाया जाता। एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, याद रखना। चलो कंफर्मेटरी टेस्ट पे आते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट सॉल्ट, मैंने कहा इसके लिए तो जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज ऑल कार्बोनेट्स आर बेसिकली वाटर इनसॉल्युबल, लगभग सारे कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसको आप ड्राई वाला टेस्ट ही करो, मतलब आप सॉल्ट ले लो ड्राई और उसमें डाइल्यूट HCl वगैरह मिला दो। यहां तक तो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है। इस प्रीलिमिनरी टेस्ट को ही आगे लाइम वाटर में अगर आप इसमें ये फ्लो करवाते हो CO2, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की मिल्कीनेस डेवलप होती है। यही इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट है, यही इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, अगर आप उस एक्सिस, इस CO2 को आप एक्सिस में लगातार फ्लो करवाते जाएंगे तो फिर ये लास्ट में जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है, बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बाइकार्बोनेट है, ये सॉल्युबल हो जाएगा। यहां पे टर्बिडिटी आई, मिल्कीनेस डेवलप हुई, यहां पे तो मिल्कीनेस डेवलप हुई और यहां पे ये चीज एकदम से क्लियर हो गई। अगर CO2 थोड़ी फ्लो करवाओगे तो पहले टर्बिडिटी आएगी, लेकिन लगातार तुम CO2 फ्लो करवाते जाओगे तो गायब हो जाएगी, तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। ये कार्बोनेट का एकमात्र आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अगेन है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। सॉल्ट ले लो, ठीक है, ये तो वही ड्राई वाला है, यहां तक तो क्लियर, ये तो पिछला है। सॉल्ट ले लो, डाइल्यूट HCl मिला लो, सल्फाइड, ये H2S गैस निकलेगी। इस H2S गैस को दोस्त को बोलो जल्दी जाके फिल्टर पेपर लेके आ। 2 दोस्त हैं तुम्हारे पास, दोनों क्या काम के, दोनों को बोला, एक को बोला लेड एसीटेट में भिगा के ला, दूसरे को बोला कैडमियम एसीटेट में भिगा के ला। वो लेड एसीटेट में भिगा के लाया और दूसरा कैडमियम एसीटेट में भिगा लेके लाया। वो जो H2S गैस जहां से निकल रही है टेस्ट ट्यूब में से, तुमने पहले लेड एसीटेट वाले फिल्टर पेपर को ऊपर रखा तो काले कलर का धब्बा आ गया। फिर कैल्शियम एसीटेट वाले को बोला ला तेरा, सॉरी मैं बार बार कैल्शियम क्यों बोल रहा हूं, कैडमियम एसीटेट वाले को बोला तो उसने रखा तो उसके ऊपर येलो धब्बा आ गया। तो CDS का PPT येलो होता है और BVS का PPT जो है वो ब्लैक होता है। अब ये देखो सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट, आपको वाटर एक्सट्रैक्ट लेना है। हालांकि सल्फाइड के वाटर एक्सट्रैक्ट मिलते नहीं है क्योंकि ऑल सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल, तो हमें सॉल्युबल लेना है। इफ इनसॉल्युबल देन यूज सोडा एक्सट्रैक्ट। जनरली सोडा एक्सट्रैक्ट ही यूज किया जाता है। जनरली क्या किया जाता है बेटा, सोडा एक्सट्रैक्ट ही यूज किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड्स लगभग सारे ही सल्फाइड्स इनसॉल्युबल होते हैं सिवाय लो फाई के। तो जनरली तो सोडा एक्सट्रैक्ट ही यूज किया जाता है, बट ठीक है मैंने लिख दिया। कुल मिला के तुम्हें सॉल्युबल चाहिए। अब सॉल्युबल या तो पानी में घुला हुआ हो तो भी सॉल्युबल, पानी में नहीं घुला हुआ है तो तुमने डेफिनेटली उसका सोडा एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, उसे ले आओ, उसमें मिलाओ सीधा SNP, नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या नाम है इसका? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका नाम क्या है बेटा? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये एक बिल्कुल परफेक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है जो सल्फाइड आयन के लिए ही होता है। आप जैसे ही सल्फाइड आयन है अगर मीडियम में और आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाते हैं तो बहुत ही तगड़ा वाला पर्पल और वायलेट कलर आता है। मतलब जैसे मान के चलो इस बोतल में भरा हुआ है, सॉरी इस टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है सल्फाइड आयन का सॉल्यूशन, और आप बूंद बूंद करके SNP अगर उसमें मिलाते हो तो एकदम ऐसे फैलता हुआ एकदम नील उजाला मिलाता। पानी के अंदर उजाला कैसे मिलाते हैं, पानी के अंदर वो 4 बूंदों वाला उजाला मिलाते हैं ना, तो कैसे फैलता है वो एकदम वॉयलेट कलर पानी के अंदर। कभी ट्रांसपेरेंट में देखना उसको, वैसा सा फील होगा। क्यों? क्योंकि ये सल्फाइड आयन को ट्रैप करेगा जाके और
NOS एज ए लिगेंड काम करेगा वहां पे और पर्पल कलर का और वॉयलेट कलर का डेवलप कर लेगा। तो सिंपल सा फंडा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर बैचेस के अंदर पढ़ा है ना। माइंड मैप में तो शायद नहीं पढ़ाया, बैचेस के अंदर तो पढ़ाया है, माइंड मैप में तो इतनी चीजें नहीं हो पाती बेटा। फिर आता है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्राइट आयन। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्राइट आयन, अगर सॉल्ट ले लो नाइट्राइट, ये तो वही ड्राई वाला टेस्ट है जिसे ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एक एक कंफर्मेशन तो हमने वही ले लिया था, वही चीज है ये। डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, रेडिश ब्राउन कलर की जो गैस NO2 निकली, उस NO2 गैस में Ki स्टार्च और एसिटिक एसिड मिलाया तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन डेवलप हो गया। जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो बेसिकली CuSO4 का सॉल्यूशन है, CuSO4 का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। फिर आता है ग्रिस इलोजवे टेस्ट, है ना, ग्रिस इलोजवे टेस्ट आता है। ये टेस्ट क्या करता है कि जो भी नाइट्राइट है ना, जो भी नाइट्राइट है, ये वाटर एक्सट्रैक्ट लेना है आपको। नाइट्राइट जो है और नाइट्रेट जो है वो पानी में सारे घुल जाते हैं, एक AgNO2 को छोड़ दो तो। ऑल नाइट्राइट NO2- एंड NO3- नाइट्रेट ऑल आर वाटर सॉल्युबल। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना जरूर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, पानी के अंदर घुला हुआ मिलेगा आपको नाइट्राइट, इसमें सल्फानिलिक एसिड मिलाना है, 1 नेफ्थिलेमीन मिलाना है और एसिटिक एसिड मिलाना है। ये तीनों चीजें जैसे ही मिलाओगे रेड एजोडाई फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रेड एजोडाई। ये जो टेस्ट है ग्रिस इलोजवे टेस्ट, ये मैं बता देता हूं कि ये यूरिन में इन्फेक्शन को ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए भी यूज होता है। पैथोलॉजी वाले इस टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे बात आ गई अब आगे, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लास ए सब ग्रुप 2 आयनायंस। अब सब ग्रुप 2 की बात करेंगे। किसकी बात करनी है अब हमको? सब ग्रुप 2 की बात करनी है। तो टेस्ट फॉर क्लोराइड सबसे पहले कंफर्मेटरी, क्योंकि सबसे पहले वो क्लोराइड ही होता है। क्लोराइड में आपने सॉल्ट लिया, ड्राई, कंसंट्रेट H2SO4, ये तो वही पुराना वाला टेस्ट है जो हम प्रीलिमिनरी में कर रहे थे। HCl गैस निकलना शुरू हुई, दोस्त को बोला अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भीगी ग्लास रोड लेके आ रहे। वो भीगी ग्लास रोड लेके आया तो बताओ यहां से भयंकर वाली डेंस फ्यूम्स निकलने लगी, भयंकर वाली व्हाइट डेंस फ्यूम्स निकलने लगी। क्यों निकली? क्योंकि ये वाली रिएक्शन होगी। फिर है कि आप एक और ले लो कि अगर आप सॉल्ट ड्राई लेते हो, देखो वैसे तो कंसंट्रेट H2SO4 अकेला काम नहीं कर पाता, कैन नॉट वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट कैन वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। अगर आप MnO2 मिला देते हो तो Cl- से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, अकेला ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ में एक से भले दो हो जाएं तो मान के चलो वो तो फिर उसे बना ही देंगे। हाँ, कंसंट्रेट H2SO4 Br- को तो अकेला ही निपटा रहा था, आपने इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए MnO2 मिलाया था। यहां पे क्या है, अकेला तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आप अकेला तो करता तो फिर HCl थोड़ी आती, Cl2 ही आता सीधा, अकेला तो था ही वहां पे। अब तुमने इसमें ही ऐड किया, MnO2 मिलाया, उसी रिएक्शन में एक चेंज किया, MnO2 मिलाया, अब इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, क्योंकि MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो भी अब उसको देख के, MnO2 को देख के उसकी भी हिम्मत आएगी, भाई है अपना साथ में, चल इसको निपटाते हैं। तो Cl2 ग्रीनिश येलो कलर की गैस निकलती हुई दिखेगी। फिर अगर आपने वाटर एक्सट्रैक्ट लिया क्लोराइड का, अब ये दोनों तो ड्राई में चल रहे थे, अब आप वाटर एक्सट्रैक्ट लोगे, वाटर एक्सट्रैक्ट क्लोराइड का होगा और आपने AgNO3 मिला दिया। AgNO3 जैसे ही मिलाया, AgCl का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा बेटा, AgCl का क्या आ जाएगा? व्हाइट पीपीटी। ये लो। फिर इसका जो एक स्पेसिफिक टेस्ट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? क्रोमिल क्लोराइड। सॉल्ट ले लो ड्राई, है ना, K2Cr2O7 ले लो सॉलिड, और कंसंट्रेट H2SO4 उसमें मिलाओ। जैसे ही ये तीनों चीजें मिलेगी, रेड ब्राउन कलर की एक गैस निकलेगी जिसे बोला जाएगा CrO2Cl2, और उसी का नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। उस वेपर का नाम जो है वो क्रोमिल क्लोराइड होता है, इसीलिए इस टेस्ट का नाम भी क्रोमिल क्लोराइड है। फिर आपने मीडियम बेसिक ले लिया, जैसे ही मीडियम बेसिक लिया, येलो कलर का सोडियम क्रोमेट सॉल्यूशन आ गया। अब सोडियम क्रोमेट सॉल्यूशन के दो पार्ट कर दिए, इस येलो सॉल्यूशन को दो टेस्ट ट्यूब में बांट दिया, A और B, आधा आधा कर दिया। उसमें मिलाया आपने लेड एसीटेट, ठीक है, क्या मिलाया आपने? लेड एसीटेट। तो येलो कलर का पीपीटी आ गया, लेड क्रोमेट का येलो कलर का, क्रोम येलो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? क्रोम येलो, है ना, बहुत ब्राइट सा येलो प्रेसिपिटेट होता है ये। और पार्ट बी में क्या मिलाया आपने? एमिल अल्कोहल मिलाया और H2O2 मिलाया, पेरोक्साइड। तो
वो जो बटरफ्लाई वाली स्ट्रक्चर होती है ना, CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड वाला, वो ब्लू सॉल्यूशन डेवलप हो जाएगा। वो जो पार्ट बी है वो ब्लू कब बनेगा, जब आप एमिल क्लोराइड और एमिल अल्कोहल और H2O2 मिलाएंगे। क्लियर भाई, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का अंदर, अब क्लोराइड हो गया, अब ब्रोमाइड की बात करते हैं। अब मैंने थोड़ा सा इसे टेस्ट ट्यूब के थ्रू करने की कोशिश करी है, जो जो चीजें जल्दी हो सकती है। यस, तो ब्रोमाइड में क्या होता है वो तो आपको पता ही है। देखो, ब्रोमाइड आयन है सॉल्ट ड्राई, MnO2 और कंसंट्रेट H2SO4 मिला के इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो ये इंटेंस फ्यूम्स है ना, इंटेंस फ्यूम आ जाएगी हमारे पास ब्राउन कलर की। ये वाला तो हमने पहले ही पढ़ लिया प्रीलिमिनरी में। अभी उसमें दूसरा जो है वो कन्फर्म, हालांकि ये कन्फर्मेटिव में आते हैं बट हमने इसको प्रीलिमिनरी में कर लिया, इतना सभी कर लेते हैं। बट अब वाटर एक्सट्रैक्ट लेना है आपको, Br- का पानी वाला वेट सॉल्युबल सॉल्यूशन लेना है, वाटर एक्सट्रैक्ट, और उसमें CCl4 साथ में मिला देना। CCl4 कैसा सॉल्वेंट है, पोलर है नॉन पोलर है, तो आंसर है डाइपोल मोमेंट 0 है, नॉन पोलर है। उसकी जगह तुम CS2 भी ले सकते हो, बेंजीन भी ले सकते हो। तुम्हें नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है, कुल मिला के कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है, ऐसा सॉल्वेंट जो पानी के साथ मिक्स ना हो। अभी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि ये दो अलग लेयर होंगी, वाटर एक्सट्रैक्ट और CCl4 मिक्स नहीं होंगे। पानी पोलर और जिसमें Br- है, और CCl4 जो कि है आपका नॉन पोलर। आपका काम क्या है कि इसमें बैठे हुए Br- को Br2 बना लो। जैसे ही वो Br2 बनेगा वो नॉन पोलर हो जाएगा, और Br2 नॉन पोलर होता है, जैसे ही वो नॉन पोलर होगा वो पानी का साथ छोड़ के CCl4 में चला जाएगा। यही टेस्ट है, उसी को कुछ नहीं और कुछ नहीं कहते। तो आपको बनाने के लिए Br- को Br2 बनाने के लिए Cl2 पानी, Cl2 का वाटर जो है वो ड्रॉप वाइज डालना है। ये Cl2 यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि Br- जो है वो Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो Br2 बन जाएगा और खुद जो है वो Cl- में बदल जाएगा। ये रिएक्शन होगी बेसिकली। तो आपने वाटर एक्सट्रैक्ट में बैठे हुए Br- को Br2 में बदल दिया तो उसने पानी का साथ छोड़ के CCl4 के साथ आ गया। अब वो जो ऑर्गेनिक लेयर है वो आपको ब्राउन कलर की नजर आएगी, क्योंकि ये ब्राउन कलर का होता है। तो आपको ब्राउन कलर की एक लेयर नीचे नजर आएगी, और जो एक्वस लेयर है जिसमें क्लोराइड आयन रह जाएगा, क्योंकि क्लोराइड Cl2 से Cl- बन जाएगा, तो वो आपकी एक्वस लेयर नीचे आ जाएगी। तो आपको होगा कुछ नहीं, कुल मिला के वो जो एक्वस लेयर है और वो जो आपकी ऑर्गेनिक लेयर है ये सेपरेट नजर आएगी, और ऑर्गेनिक लेयर में आपको कलर ब्राउन नजर आएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Br2। ठीक है भाई। फिर आता है AgNO3। AgNO3 मिला दो इसमें, अब Br- है और AgNO3 डालोगे तो AgBr का पेल येलो पीपीटी आएगा, हल्का पीला प्रेसिपिटेट नजर आएगा, जिसमें अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो तो वो पार्शियल सोल्यूबल रहेगा, इतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगा। उसके बाद सेम ऐसे का ऐसा देखो, I- के लिए भी ऐसा ही होगा। I- में भी सेम टेस्ट चलेंगे, सेम I- MnO2 कंसंट्रेट H2 इंटेंस वॉयलेट कलर की फ्यूम्स बनेगी यहाँ पे। सेम चीज, वाटर एक्सट्रैक्ट CCl4 Cl2 वाटर, मगर फर्क आएगा यहाँ वॉयलेट लेयर बनेगी, बिकॉज I2 बनता है तो वॉयलेट लेयर होती है। तो अब जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि आप I- लोगे और ये बनेगा I2 और प्लस क्या होगा Cl-, ये कलर होता है वॉयलेट। अब इसका वॉयलेट कलर देखने के लिए इसे भी घोलना पड़ेगा, तो वही CCl4 CS2 कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो, उसमें वो घुल जाएगा और वो लेयर सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि वो दो लेयर आपस में मिलेगी नहीं, क्योंकि पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट मिक्स नहीं होते। ठीक है भाई। हाँ, सेम चीज तीसरा भी, इसमें अगर आप AgNO3 मिलाते हो तो यहाँ पे Agi वाला पीपीटी बनता है ना। और वो कब बनता है, जब पीला पीला कलर दिख रहा है आपको तो ये AgI है, ये येलो प्रेसिपिटेट बनता है। पीछे वाला पेल येलो प्रेसिपिटेट था। क्लोराइड में AgCl बनता है, वो व्हाइट पीपीटी होता है। याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, AgCl व्हाइट होता है, ठीक है, AgBr पेल येलो होता है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, और AgI जो है वो येलो होता है, और ये सब पीपीटी होते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन है इसलिए। हाँ, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे तो ये पूरी तरह से इनसॉल्युबल रहेगा, नहीं घुलेगा। वो पीछे वाला तो फिर भी घुल जाएगा, AgCl पूरी तरह से घुल जाता है, ये पूरी तरह से घुल जाएगा, ये आधा अधूरा घुलेगा, और ये बिल्कुल नहीं घुलेगा। ठीक है, फिर आता है नाइट्रेट आयन लास्ट, उसके बाद सल्फेट पढ़ेंगे। ब्राउन रिंग टेस्ट, नाइट्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट एक ही है, ब्राउन रिंग, कुछ नहीं करना, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, थोड़ा सा
क्या बोलते हैं, नजाकत भरा टेस्ट है, आसान, धीरे धीरे करना है, ऐसे बिल्कुल हड़बड़ाहट में नहीं करना है इसको। तो वाटर एक्सट्रैक्ट, नाइट्रेट सारे पानी में सोल्यूबल होते हैं, इसमें यहाँ सोडा एक्सट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, इसमें पानी मिलाना है, नाइट्रेट चूर्ण पानी हो गया। अब उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाल देना है, डाल दिया। फिर कंसंट्रेट H2SO4 धीरे धीरे मिलाना है इसके अंदर। आप देखोगे कि वहां पर एक ब्राउन कलर की रिंग डेवलप हो गई, उसी की वजह से इस टेस्ट का नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। वो जो ब्राउन रिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, FeH2O5NO। इसका जनरल नेम होता है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। आप इसका IUPAC नाम लिखोगे, वो तो मैंने लिखवा रखा है, कोऑर्डिनेशन में जाके चेक कर लेना बैचेस के अंदर। की स्टेप्स क्या है, ऐसा क्या हुआ कि हमें यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बना। तो सिंपल सा फंडा है, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड चाहिए, लिगेंड NO है। अब NO कहां से आएगा, तो NO नाइट्रेट में से निकालो। कैसे निकालें, नाइट्रेट में से NO कैसे निकालें, कि नाइट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके HNO3 बनेगा। ये HNO3 और FeSO4 ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये आयरन +2 इसे रिड्यूस करेगा और NO बनाएगा। ये की स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर ये सेकंड स्टेप नहीं होती है तो ये रिएक्शन ही नहीं है, क्योंकि सेकंड स्टेप ही है जो नाइट्रेट को NO में रिड्यूस कर रही है, और NO नहीं बनेगा तब तक ये कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं सकता। इसी फिर FeSO4 जो और है ना, दूसरा सारा FeSO4 नहीं, और FeSO4 है रिएक्शंस के अंदर है, वो NO के साथ रिएक्शन करेगा, H2O मीडियम है ही, फिर FeH2O5NO SO4 एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा। तो इसमें आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, पहला तो इस ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। दूसरा इसमें सवाल बन सकता है कि इसकी जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, तो वो है कि जो FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, वो HNO3 को रिड्यूस करता है, नाइट्रेट आयन को रिड्यूस करके NO बदलता है। ये की स्टेप है, क्योंकि NO चाहिए हमें। अगर ये नहीं होगी दूसरी स्टेप तो काम नहीं चलेगा। अगला है टेस्ट फॉर द सल्फेट आयन, क्लास B सब ग्रुप 1, एक ही एनायन बचा है हमारे पास, सल्फेट एनायन। ये प्रेसिपिटेट से होते हैं, इनके अंदर कोई प्रीलिमिनरी टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट अगर कोई एसिड नहीं निकला, सॉरी कोई गैस नहीं निकली, डाइल्यूट HCl मिलाया, डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया, कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब क्लास A पूरा एब्सेंट है। अब हम क्लास B की तरफ चलेंगे। क्लास B में हमको सल्फेट का टेस्ट करना है, तो वाटर एक्सट्रैक्ट ले लो, या वो सल्फेट इनसोल्यूबल है, पानी में घुल रहा है तो वाटर एक्सट्रैक्ट ले लो, पानी में नहीं घुल रहा है तो सोडा एक्सट्रैक्ट लो। जब भी सोडा एक्सट्रैक्ट लिया जाता है ना, एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी सोडा एक्सट्रैक्ट यूज करते हो तो एक एसिटिक एसिड से आप उसे न्यूट्रलाइज करते हो, क्योंकि सोडा एक्सट्रैक्ट का मतलब है बेसिक, Na2CO3 मिलाया था ना आपने, तो वो बेसिक है। तो हम चाहते हैं कि मीडियम जो है वो न्यूट्रल रहे, उसकी pH जो है वो ज्यादा ना हो, कोई रिएक्शन है तो हम न्यूट्रल पे करना चाहेंगे। इसीलिए जब कभी भी आप पढ़ोगे ना, मैंने हर जगह तो नहीं लिखा है बट मैं आपको समझा देता हूं, जब भी कभी सोडा एक्सट्रैक्ट यूज होता है तो उसे एसिड के साथ एसिडिफाई करते हैं। उसका कारण है, एसिडिफाई का करने का मतलब है वो पहले से बेस है, बेसिक है नेचर में, आप जब एसिड मिलाओगे तो वो न्यूट्रलाइज होगा, है ना। जबकि पानी का एक्सट्रैक्ट आप लेते हो, पानी में घुल रहा है और आप वाटर एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हो तो जरूरत नहीं है एसिड मिलाने की, बट हाँ सोडा एक्सट्रैक्ट यूज करते हो तो हमें एसिड मिलाना पड़ता है न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है भाई। तो दो तरीके हैं, घुल रहा है तो वाटर एक्सट्रैक्ट ले लो, नहीं घुल रहा है तो सोडा एक्सट्रैक्ट ले लो विद एसिडिफाइड, है ना, एसिडिफाइड करके ले लो, और उसमें BaCl2 मिला लो। जैसे ही BaCl2 मिलाओगे व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट, जबरदस्त प्रेसिपिटेट आएगा, और वो ऐसा प्रेसिपिटेट होगा कि वो कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO3 में भी नहीं घुलेगा। याद रखे, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट HCl में भी नहीं घुलेगा। हाँ, एक्वारेजिया में घुल जाएगा। ये दोनों अलग अलग यूज करोगे तो नहीं घुलेगा, एक्वारेजिया लोगे तो घुल जाएगा। फिर सेम डिट्टो ऐसे का ऐसा वापस कर सकते हो, इस बार BaCl2 ना मिला के लेड एसीटेट मिला दो। जैसे ही लेड एसीटेट मिलाओगे, लेड सल्फेट का व्हाइट कलर का पीपीटी आ जाएगा, लेड सल्फेट का व्हाइट कलर का पीपीटी आ जाएगा। ये सल्फेट आयन का टेस्ट हो गया। उसके बाद आते हैं केटायंस के टेस्ट पे। केटायंस के टेस्ट दो तरह के होते हैं, ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट, है ना। ड्राई टेस्ट जो है उन सब में फ्लेम यूज होती है, कलर्स वगैरह देखे जाते हैं। नाम से भले ही ये फ्लेम टेस्ट है, मगर इन सब में फ्लेम यूज होगी। इन सब में क्या यूज होगी बेटा, फ्लेम यूज होगी, है ना। तो फ्लेम टेस्ट है, तो फ्लेम टेस्ट हो गया, बोरेक्स बीट टेस्ट हो गया, फॉस्फेट बीट टेस्ट हो गया। बोरेक्स बीट टेस्ट और फॉस्फेट बीट टेस्ट में कलर सेम चलते हैं। और चारकोल कैविटी एंड कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट हो गया। वेट टेस्ट पे भी आएंगे, फिलहाल हम ड्राई टेस्ट की तरफ चलते हैं। ये केटायंस हमारे सिलेबस में है, इन्हें मैंने पहले ही बता दिया था। फ्लेम टेस्ट की बात कर लेते हैं। फ्लेम टेस्ट में हमारे सिलेबस में तो सिर्फ दो ही हैं, आपको बाकी के कलर याद नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं।
डायरेक्ट सॉल्ट को हीट करना होता है फ्लेम के अंदर तो हमें डिफरेंट कलर की फ्लेम नजर आती हैं। रीजन है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होकर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी पे जाते हैं और वापस नीचे आते हैं तो एमिट करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन एमिशन का जो स्पेक्ट्रम है वो विजिबल रीजन में आता है, इसलिए हमें कलर दिखाई देता है। बेरिलियम मैग्नीशियम ये काम नहीं करते, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमारे काम के कैल्शियम बेरियम है, मैं अगेन आपको कह रहा हूं, मैंने जिन पे स्टार मारे हुए हैं वो कैटायंस हमारे सिलेबस में है। अगर आप सारे याद रख पाते हो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन हाँ, अगर आप जल्दी जल्दी में इस चैप्टर को पढ़ के जाना चाहते हैं तो कम से कम वो कैटायंस मत छोड़ना जो सिलेबस में है। तो कैल्शियम और बेरियम आपके कलर्स देख लीजिए। ब्रिक रेड कैल्शियम अगर आप नॉर्मल आंखों से देखते हो तो, लेकिन अगर आप ब्लू ग्लास होता है एक, है ना, ब्लू कलर का एक ग्लास होता है जो रहता है, अगर आप वही ब्रिक रेड कलर को ब्लू कलर की ग्लास से देखोगे तो वो ग्रीन दिखेगा। एप्पल ग्रीन कलर आपको ब्लूइश ग्रीन दिखेगा। तो ये कुछ कलर्स मैंने लिखे हुए हैं, देख लेना। उसके बाद आता है बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट में कुछ नहीं होता, एक प्लेटिनम वायर होता है ना, देखा होगा आप सबने प्लेटिनम वायर लैब के अंदर। उस पे बोरेक्स लिया जाता है, उसे हीट किया जाता है, उसे डिकम्पोज किया जाता है। लगातार हीट करके जब वो डिकम्पोज होता है तो वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड में टूट जाता है, एक मोती बन जाता है ऊपर, है ना। वो मोती बना होता है ग्लासी सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक ऑक्साइड से बना होता है। अब उस मोती को के ऊपर सैंपल लगाना है हमें, जो सॉल्ट मिला हुआ है अब लगाना है, वो तो बोरेक्स है। अब इस पे आप जब सैंपल लगाओगे तो हमें उस मोती के कलर बदलेंगे, और वो कलर दिखेंगे क्यों? क्योंकि ये जो जनरली देते हैं ट्रांजिशन मेटल्स देते हैं, और ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं? D1 से लेकर D9 तक होते हैं, हमको पता है ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन। तो D10 अगर कोई है तो वो ये नहीं देगा, ठीक है। तो जैसे कोबाल्ट का ब्लू कलर आएगा, क्रोमियम का ग्रीन आएगा, है ना। उसी तरह से एक फॉस्फेट बीड टेस्ट होता है। जिस तरह से आपने बोरेक्स को हीट किया, अब हम यहाँ पे फॉस्फेट बीड टेस्ट करेंगे। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता है एक, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या नाम होता है इसका? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, है ना। इसीलिए इसका जनरल नाम है फॉस्फेट बीड टेस्ट। नाम है इसका सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको आप हीट करोगे तो ये भी टूटेगा जैसे वो टूटा था, ये टूटेगा, ये भी एक बीड बनाएगा, ये भी एक बीड बनाएगा। ये बनाएगा सोडियम मेटाफॉस्फेट की बीड बनाएगा, वो सोडियम मेटाबोरेट की बना रहा था, ये सोडियम मेटाफॉस्फेट की बनाएगा। और अमोनिया बनेगी और H2O बनेगी, तो वो तो गैसेस हैं तो उड़ जाएंगी, ये बीड हमारे पास रह जाएगी। अब इस बीड पे आप सॉल्ट लगाओ कोई भी, और वही कलर आएंगे। फिर वहां मेटाबोरेट बनते हैं, यहां मेटाफॉस्फेट बनेंगे, ठीक है भाई, ये कलर आएंगे। कलर्स आर सेम एज बोरेक्स बीड टेस्ट। और बोरेक्स बीड टेस्ट में कलर्स कौन से होते हैं वो मैं आपको पीछे बता रहा हूं। मैंने कलर्स उन्हीं के ही लिखे हैं जो हमारे सिलेबस में है, देख लीजिए एक बार। ये लो, ये रहा, आयंस के कलर है। अब नॉन ल्यूमिनस, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कोल्ड और हॉट, है ना। देखो बेटा, एक जो फ्लेम होती है ना, फ्लेम, एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूं मैं आपको। एक फ्लेम जो होती है वो इस तरह से फ्लेम होती है कि एक तो यहां पे होता है, दूसरा ऐसे एक फ्लेम होती है। तो मान के चलो ये जो हिस्सा है ना, ये है ऑक्सीडाइजिंग और ये है रिड्यूसिंग, है ना। रिड्यूसिंग फ्लेम को बोलते हैं ल्यूमिनस और इसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस, ठीक है बेटा, ठीक है भाई। ये नीचे वाला, आप कभी भी किसी फ्लेम को देखोगे ना तो आपको दो हिस्सों में वो चीज नजर आएगी, है ना। तो ये जो हिस्सा है ये है ऑक्सीडाइजिंग और ये है रिड्यूसिंग फ्लेम। अगर आप टेस्ट ट्यूब को यहां रख के हीट करते हो तो इसका मतलब है आप रिड्यूसिंग फ्लेम में उसे हीट कर रहे हो। जब आप टेस्ट ट्यूब को उसके टिप पे ले जाके गर्म करते हो फ्लेम के, तो इसका मतलब आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसे हीट कर रहे हो। अब हीट कर रहे हो तो जब तक आप फ्लेम के अंदर रख रहे हो और कोई कलर दिख रहा है तो वो हॉट कंडीशन है। आप फ्लेम से हटाते हो तो वो तुरंत ठंडा होना स्टार्ट करता है तो अपना कलर बदलता है, तो वो कोल्ड वाला टेम्परेचर है। तो याद रखना, ये हॉट एंड कोल्ड भी देखो। पहली चीज तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम कहां कहां है वो पता चल गई। यानी टेस्ट ट्यूब को यहां रख के हीट करते हो तो रिड्यूसिंग फ्लेम है, यहां रख के हीट करते हो तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। अब इसके अंदर भी हॉट एंड कोल्ड दो तरीके हैं। तो जब आप लगातार हीट कर रहे हो तो वो हॉट कंडीशन है और हटा रहे हो तो वो कोल्ड कंडीशन है। कॉपर +2 और तीनों ही हमारे सिलेबस में है और तीनों कलर देंगे
जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, कलरलेस। तो आप देख लेना Fe+3 येलो, येलो ब्राउन, ग्रीन ग्रीन, ठीक है, क्योंकि आयरन +3 है, रिड्यूसिंग फ्लेम में जाएगा, आयरन +2 में बदल जाएगा और आयरन +2 का कलर ग्रीन होता है। उसके बाद Na+2 है, रेड ब्राउन कलर, वॉयलेट कलर और उधर वाले ग्रे ग्रे कलर हो जाएंगे, ठीक है भाई। उधर वाले कौन से कलर हो जाएंगे? ग्रे और ग्रे कलर हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं। अभी ठीक है। ये कलर्स देख लेना बेटा, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, ठीक है। थोड़ा सा उस कॉपर का ध्यान रखना, कॉपर हर जगह अलग है। देखो ब्लू, ग्रीन, रेड, कलरलेस, ठीक है। आयरन में आसान है कि आयरन +3 में येलो होता है, थोड़ा गर्म करो तो येलो जो है वो ब्राउन ब्राउन सा भुना हुआ हो जाएगा, ऐसे समझ लो, तो येलो ब्राउन हो गया। तो ये ठंडे में येलो, गर्म में भुनोगे तो येलो ब्राउन, ठीक है। और बाकी ग्रीन ग्रीन मैंने सिखाई दिया था कि आयरन +2 में चला जाएगा रिड्यूसिंग फ्लेम में। Na+2 के भी आपको याद करने पड़ेंगे, रेड ब्राउन, वॉयलेट, ग्रे ग्रे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार अच्छे से आप जिस ट्रिक से याद करना चाहो कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। फिर आता है चारकोल कैविटी टेस्ट। एक चारकोल का टुकड़ा होता है, उसमें एक कैविटी बनाई जाती है, उस कैविटी के अंदर यानी एक छेद किया जाता है चारकोल में, और छेद के अंदर माल डाला जाता है, चूर्ण, है ना, और फिर उसे इस फूंक देके फ्लेम को वहां तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि ये फूंक देना बहुत जरूरी, वरना फ्लेम तो ऊपर जाएगी, फ्लेम को डायरेक्ट वहां पहुंचाना है, ठीक है। तो चारकोल कैविटी टेस्ट ये रहा कि सॉल्ट है और उसमें आपको सोडियम कार्बोनेट मिलाना है, माल प्लस सोडियम कार्बोनेट, चूर्ण प्लस सोडियम कार्बोनेट, चूर्ण प्लस सोडियम कार्बोनेट, कलर्ड मेटा ऑक्साइड्स बनेंगे। जब आप वो फ्लेम से गर्म करोगे उन्हें तो वो कलरफुल ऑक्साइड्स बनेंगे। जैसे लेड का जो बनेगा वो ग्रे कलर का बनेगा और जिंक का जो बनेगा वो व्हाइट कलर का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है भाई। ये कोल्ड के कलर लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है कि उसी टेस्ट को थोड़ा अपडेट करना पड़ता है। चारकोल नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट, अगर व्हाइट रेसिड्यू आता है पिछले टेस्ट में, जैसे इसमें आया जिंक व्हाइट देता है यहां पे, तो व्हाइट पे आप रुक नहीं सकते कि भाई हाँ व्हाइट आ गया, तो हो सकता है पहले इसका कलर ही व्हाइट है, इसका कलर ही व्हाइट है, तो व्हाइट से वो तो व्हाइट ही रहेगा, तो आप पता कैसे करोगे कि उसमें जिंक है? तो इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज किया जाता है, सब कुछ सेम रहता है, बस 2-3 बूंदें जो है वो कोबाल्ट नाइट्रेट की मिला ली जाती है। तो वो 2-4 बूंदे जो है वो क्या कर दी जाती है? कोबाल्ट नाइट्रेट की मिला दी जाती है। अब कोबाल्ट नाइट्रेट भी अंदर जाके टूटेगा और कोबाल्ट का जो ऑक्साइड होगा वो कंबाइन होगा पहले वाले ऑक्साइड के साथ। पहले वाला ऑक्साइड कौन सा? ये वाला, कि जिंक है तो जिंक का ऑक्साइड बन रहा होगा, तो जिंक ऑक्साइड अकेला कलर नहीं दे पा रहा था, तो उसके साथ कोबाल्ट जो है वो जुड़ जाएगा और ग्रीन कलर दे देगा। अब मैंने तो इसमें और भी लिखे हुए हैं बिकॉज ये तीनों हमारे सिलेबस में है, जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम तीनों अपने सिलेबस में है। तो इस तरह से रिएक्शंस होती हैं और जो कलर बनता है वो है जनाबे आली मांगे गाड़ी बंगला पैसा। कैसे याद रखोगे? जनाबे आली मांगे, इनके ऑक्साइड्स के कलर व्हाइट होते हैं नॉर्मल, तो इनको अपन ने क्या किया? कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ मर्ज किया। कैसे किया? कोबाल्ट नाइट्रेट लाए, उसको भी तोड़ा और कोबाल्ट ऑक्साइड बना के, अब ये कोबाल्ट ऑक्साइड इनके साथ कलर दिखा रहा है। तो जब कोबाल्ट ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड के साथ मर्ज होता है तो ग्रीन कलर दिखाता है, जब कोबाल्ट ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो ब्लू दिखाता है, जब कोबाल्ट ऑक्साइड एमजीओ के साथ जुड़ता है तो पिंक दिखाता है। तो याद करने का तरीका है जनाबे आली मांगे गाड़ी बंगला पैसा, ग्रीन ब्लू पिंक, याद हो जाएगा बेटा। अब आते हैं वेट टेस्ट पे, ठीक है। किस पे आते हैं आप? अपन वेट टेस्ट करते हैं भाई गिले गिले टेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे वहां पे सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया था, अगर नहीं घुलता है तो यहां पे क्या करना है कि वहां पर भी हमें गुला हुआ चाहिए। वेट टेस्ट का मतलब है हमने को चूर्ण गुला हुआ बनाना है। केटायन के टेस्ट के लिए भी चूर्ण को घोलना पड़ेगा। अब घोलना तब तक घोलना है जब तक वो घुल ना जाए, और जब वो घुल जाए वो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? ओरिजिनल सॉल्यूशन। इसे ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो सॉल्यूशन को सिंपल ठंडे पानी में मिलाया, घुल गया तो मजे करो, तुमको आगे और कहीं नहीं जाना, वही तुम्हारा। अगर नहीं घुला तो फिर गर्म पानी में मिलाओ या उसे ही गर्म कर दो। नहीं मिला तो फिर उसे डाइल्यूट HCl और मिलाओ, उसमें घुल गया ठीक है OS ले लो, नहीं घुला फिर कंसंट्रेट HCl मिलाओ, मिल गया घुल गया तो ठीक है वो OS हो गया, नहीं घुला फिर डाइल्यूट HNO3 मिलाओ।
नहीं मिला, लास्ट में एक्वारेजिया मिला, वो एक्वारेजिया में सब घुल जाते हैं। तो जरूरत नहीं पड़ती है एक्वारेजिया तक जाने की, कोई ढीठ होता है तो एक आध में जाने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जो घुल गया वो ओएस है और आपको अल्टीमेटली उसे सॉल्युबल फॉर्म में लेना है। आ जाइए, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ केटायंस की। ग्रुप में बांटे गए हैं इनको, और मैंने ट्रिक्स लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। ग्रुप फर्स्ट से लेके ग्रुप 0 तक इधर से इधर आने पर केएसपी की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि ऊपर वालों की केएसपी सबसे कम और नीचे वालों की केएसपी सबसे ज्यादा। नीचे अमोनियम है, सबसे नीचे अमोनियम सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, तो इधर से इधर आने पर केएसपी यानी कि सॉलिड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है, यानी कि सबसे इनसॉल्युबल ऊपर वाले हैं, फिर ये 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 हैं, और ये तो नीचे वाले तो आप देख लो, सोडियम के सोल्ट, पोटेशियम के सोल्ट, ये तो घुलते हैं अमोनियम के सोल्ट। जिन पर मैंने रेड सर्कल मारा हुआ है वो हमारे सिलेबस में है, लेकिन हमें पूरा याद करना पड़ेगा। उसकी ट्रिक्स मैंने बनाई हुई है, आप सामने लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा कैसे करना है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है, आप एक बार देख लो। ये निकोमंजन है ना, और ये भारत सरकार, ये ना मांगो कर, अमोनियम हो ही गया, ऐसे ये सब मैंने लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि ये तो हो गए, अब इनके कुछ रिएजेंट्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस में ये प्रेसिपिटेट बनते हैं, है ना, क्योंकि हमें प्रेसिपिटेट बनाने हैं इनको, तो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हमें कुछ मिलाना पड़ेगा। क्या क्या मिलाना है? ग्रुप फर्स्ट के प्रेसिपिटेट जो हैं वो क्लोराइड की फॉर्म में आते हैं। आज होगा प्रभात के क्लोराइड इनसॉल्युबल होते हैं, वो रहे व्हाइट कलर के। कब आएंगे इनको? क्लोराइड कैसे बनाओगे? जब डाइल्यूट HCl मिलाओगे तभी तो क्लोराइड बनेंगे। ये सब सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, तो H2S की जरूरत पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो आप वहां पे इनके कलर्स लिखे हुए हैं, देख सकते हो। आलू फेंका करो, ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में जो है प्रेसिपिटेट देते हैं, तो हमें हाइड्रोक्साइड आयंस की जरूरत पड़ेगी। तो हाइड्रोक्साइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, इनका ग्रुप रिएजेंट है। डायरेक्ट सवाल नीट में ग्रुप रिएजेंट से पूछ सकता है कि इस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है। फिर ये जो ग्रुप फोर्थ है, इसका H2S इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ये ध्यान रखना बेटा, ऊपर H2S एसिडिक मीडियम में है और नीचे H2S बेसिक मीडियम में है। दोनों H2S हैं मगर मीडियम चेंज है और फर्क पड़ता है। कलर्स वहां लिखे हुए हैं। ये बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम जो है वो अमोनियम कार्बोनेट, यानी कि इनके कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट आते हैं। सारे के सारे व्हाइट पीपीटी है, ये सारे के सारे व्हाइट पीपीटी है। इसके लिए कोई कॉमन रिएजेंट नहीं होता, डायरेक्ट टेस्ट किए जाते हैं, कोई कॉमन रिएजेंट नहीं होता। और अमोनियम आयन के लिए भी कोई भी कॉमन रिएजेंट नहीं होता, अमोनियम आयन का भी सेपरेट टेस्ट किया जाता है। ठीक है भाई, तो अच्छे से कह रहा हूं, रिएजेंट्स लर्न कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। और जो केटायन हमारे टेस्ट में है, सॉरी जो हमारे सिलेबस में है स्टार वाले, उनके पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट के कलर जरूर देख लेना। जैसे इसमें से PbCl2 का कलर देख लेना, PbS का कलर देख लेना, ठीक है, CuS का कलर देख लेना, ठीक है। इधर फिर इसमें से अपना कुछ भी नहीं है। इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम और आयरन है तो इनके कलर्स देख लेना। इसमें हमारे पास ZnS व्हाइट होता है और NiS ब्लैक होता है तो इनके कलर देख लेना, क्योंकि जो जो हमारे सिलेबस में है। बेरियम कार्बोनेट व्हाइट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट होता है, इनके भी कलर देख लेना। जहां जहां स्टार मारा हुआ है उसके प्रेसिपिटेट का कलर जरूर देख लेना एक बार। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं फिर। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, ले लिया साहब, उसमें डाइल्यूट HCl मिलाया, क्योंकि हम पहले ग्रुप फर्स्ट के लिए परफॉर्म करेंगे तो ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl ग्रुप मिलाया। दो चीजें होंगी, प्रेसिपिटेट आएगा तो मानेंगे कि ग्रुप फर्स्ट है, या नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, दो ही चीजें होंगी। तो नहीं आया और आया, ठीक है, दो चीजें होंगी। और आ गया तो पीपीटी को अलग कर लो और फिल्ट्रेट को ऊपर ले लो। फिल्ट्रेट को आगे काम में लेंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि ये यही कैटायन हो, आगे वाले कैटायंस भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा कैटायंस भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेट आएगा ये AgCl, HgCl2 और PbCl2 का प्रेसिपिटेट आएगा। अब जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया उसको अगर आप गर्म पानी में डालते हो और अगर घुल गया तो वो PbCl2 है। वो क्या है? हमारा PbCl2 है। नहीं घुला तो वो AgCl या Hg2Cl2 है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है सिल्वर और लेड, फिर भी मैंने बता रखा है, कोई टेंशन मत लेना, आपके तो यहीं पे काम हो जाएगा कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया वो गर्म पानी में घुल जाता है, और गर्म पानी में घुल गया इसका मतलब लेड है इन तीनों में से, इन तीनों में से लेड है। और नहीं घुला तो फिर ये दो हैं। फिर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे, है ना, या एक्सेस ऑफ अमोनिया प्रोवाइड कराओगे जो कि लिगेंड की तरह काम करेगी।
अब तुरंत सिल्वर तो उसका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तुरंत अगर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया तो मतलब उस AgCl और Hg2Cl2 में से भी AgCl प्रेजेंट है। अगर नहीं बना और इनसॉल्युबल ही रहा तो इसका मतलब फिर तो बचा ही है कि Hg2Cl2 प्रेजेंट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। हाँ, लेकिन आपने व्हाइट प्रेसिपिटेट को थोड़ी देर तक छोड़ दिया ये मिलाने के बाद, तो वो धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा? ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन स्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग टाइम वो एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बना देता है, ये वाला। तो सिंपल सा फंडा है। ये लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूट HCl डाला, व्हाइट पीपीटी आ गया। इसका मतलब है AgCl भी हो सकता है, Hg2Cl2 भी हो सकता है, PbCl2 भी हो सकता है। अब गर्म पानी डाला, गर्म पानी में घुल गया तो PbCl2, मजे करो। नहीं घुला तो इसका मतलब PbCl2 को छोड़ के बाकी दो हैं। बाकी दो में आपने अमोनिया डाली एक्सेस या अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, एक बस एक ही बात है। अगर घुल गया तो सिल्वर है, मजे करो। नहीं घुला तो मरकरी है, Hg2Cl2 है। और मरकरी पहले नहीं घुलता है, घुलता वो बाद में भी नहीं है, बट अपना कलर बदल देता है ना। वो भी प्रेसिपिटेट ही है और ये भी प्रेसिपिटेट है। तो पहले व्हाइट रहता है, थोड़ी देर छोड़ने पे वो ब्लैक हो जाता है, तो और कंफर्म हो जाता है कि वो मरकरी है। हालांकि हमारे को काम तो सिर्फ लेड से है, ये लेड है। लेड के कंफर्मेटिव टेस्ट कर लेते हैं, फिर आ जाओ। आप जो भी सॉल्युबल सॉल्ट है लेड का वो ले लो, सॉरी ये अपना सॉल्युबल सॉल्ट है वो ले लो, ठीक है। और उसमें Ki मिलाओ, PbI2 का येलो पीपीटी आएगा। KCN मिलाओ, PbCN2 का व्हाइट पीपीटी आएगा। PbCrO4 मिलाओ। मैं जो आपको मार्क कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। एक तो ये वाला टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये K2C क्रोमेट वाला इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी की चिंता मत करना, बाकी की चिंता मत करना, तीन इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टेस्ट आप देख लीजिए, ठीक है भाई। उसके बाद आता है लेड का और कॉपर +2 का टेस्ट, है ना, सल्फाइड की फॉर्म में जो है वो करेंगे हम। अगर हमारे पास पहले अगर हमारे पास पहले ग्रुप में कोई आयन नहीं आया, डिटेक्ट नहीं हुआ, तो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं वो कर ही लेंगे। आया था तो हमने प्रेसिपिटेट को फिल्ट्रेट कर लिया था, अब वो फिल्ट्रेट हम यूज कर सकते हैं, या फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसमें H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। और अगर फिल्ट्रेट है तो डाइल्यूट HCl तो पहले से मिलाया हुआ है पहले वाले ग्रुप के लिए, तो खाली H2S पास करवानी है। अगर पीपीटी आ गया, ठीक है, अगर पीपीटी आ गया और पीपीटी के कलर ब्लैक आए तो PbS HCS CuS होंगे, येलो आया तो CDS वगैरह होंगे, ऑरेंज होंगे, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको तो ब्लैक पीपीटी से मतलब है क्योंकि सिलेबस में हमारा PbS और CuS ही है, ठीक है भाई। और अगर पीपीटी येलो अमोनियम सल्फेट में घुल गया तो वो सेकंड बी है, और अगर नहीं घुला तो वो सेकंड ए है, क्योंकि ग्रुप 2 में दो हैं, आप चेक कर लेना, सेकंड ए और सेकंड बी, ठीक है भाई। चलो, ये इतना काम का नहीं है ये वाली स्लाइड, आप तो डायरेक्ट PB2 के टेस्ट पे देखो। जो ब्लैक प्रेसिपिटेट आया PbS का, है ना, अभी मैंने बताया पीछे PbS और CuS के ब्लैक पीपीटी आएंगे, उसमें डाइल्यूट HNO3 मिलाओगे तो PbNO3 सॉल्युबल हो जाएगा। फिर डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे तो PbSO4 का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। फिर अमोनियम एसिटेट मिलाओगे तो फिर से घोल दोगे उसे, ठीक है। फिर K2CrO4 मिलाओगे तो फिर से पीपीटी आ जाएगा। फिर इसमें एक्सेस NaOH मिलाओगे तो फिर से घुल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप इसके साथ खेल रहे हो। और ये खेलना क्यों जरूरी है? ताकि हम हर खेल के बाद, हर खेल के खत्म होने के बाद कंफर्म हो, ब्लैक पीपीटी को घोल दिया सॉल्युबल, सॉल्युबल को फिर से बनाया इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल को फिर से बनाया सॉल्युबल, सॉल्युबल को फिर से बनाया इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल को फिर से बनाया सॉल्युबल। ये गेम चलता रहता है और इस गेम से हम कंफर्म होते जाते हैं कि यस लेड है, लेड है, लेड है। चलो भाई, फिर आता है कॉपर की बात करते हैं। कॉपर, इसमें हमारे सिलेबस में कॉपर में ब्लैक पीपीटी CuS जैसा PbS था वैसा ही ब्लैक है। अब अगर आप कंसंट्रेट HNO3 मिलाओगे तो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनेगा। कॉपर नाइट्रेट बनेगा तो इसमें क्या होगा? कॉपर नाइट्रेट बनेगा, सल्फर बनेगा। ये सल्फर जो है धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सल्फेट में। और लास्ट में फाइनल, ये जो फाइनल रिएक्शन होगी ना थोड़ी देर बाद, वो हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि मैं सीधा सीधा ये बोलना चाह रहा हूं कि कॉपर +2 में अगर आप कंसंट्रेट HNO3 मिलाते हो तो इस वाली स्टेप को भूल जाओ और थोड़ी देर आप उसे छोड़ दो और गर्म करो। गर्म करो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन बन गया। अब वो कैसे बना वो मैं बताता हूं। ये जो सल्फाइड आयन है, ठीक है, ये जो सल्फाइड आयन है, यहाँ पे इसमें सल्फाइड आयन है, ये सल्फाइड आयन नाइट्रेट आयन को रिड्यूस करके NO में बदल देते हैं और NO से और सल्फर में बदल जाते हैं। वो सल्फर फिर ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट आयन से, क्योंकि नाइट्रेट तो और है ही सही, नाइट्रेट से ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट बनता है, ये रहा,
यहां से वो सल्फेट बना, तो इसलिए सल्फेट आया यहाँ पे। क्योंकि बच्चों का सवाल है सल्फेट कहाँ से आ गया, अरे भाई पहले तो ये सल्फाइड, पहले तो ये सल्फाइड सल्फर में आया, -2 से 0 में आया, फिर 0 से भी ये +6 में आया, तो लगातार इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फाइनल हमें CuSO4 का ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। इतनी पंचायती याद करने की जरूरत नहीं आपको। फिर इसमें आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, तो क्या हुआ कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और CuSO4 का बेसिक कॉपर सल्फेट मिला, बेसिक कॉपर सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको मिला। इसमें आपने एक्सेस में ये थोड़ा सा मिलाया तो PPT आया, और ज्यादा मिलाया तो ये घुल गया, ठीक है, घुल गया। इसमें आपने एसिटिक एसिड मिलाया तो ये फिर से CuSO4 का ब्लैक PPT आ गया, ये देखो, सॉरी ब्लू सॉल्यूशन बन गया CuSO4 का। अब ये की स्टेप है कि इसमें आपने K4FeCN6 मिलाया तो चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आया। ये वाला जो टेस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक का जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CuSO4 के ब्लू सॉल्यूशन में अगर आप K4FeCN6 मिलाते हो तो Cu2FeCN6 चॉकलेट ब्राउन PPT आता है। बैचेस के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये एप्लीकेशन वाले पार्ट में मैंने ये वाली रिएक्शन लिखवा रखी है, आप चेक कर लेना, ठीक है भाई। उसके बाद आता है ग्रुप थर्ड की बात करेंगे बेटा, ग्रुप थर्ड की बात करेंगे। ग्रुप थर्ड में आयरन है, फेरिक है और एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब दो तरीके हैं कि या तो ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो या पिछला फिल्ट्रेट अगर यूज करते हो तो पिछले फिल्ट्रेट में H2S गैस है, पिछले फिल्ट्रेट में H2S गैस है, पिछले वाला फिल्ट्रेट यूज करते हो तो H2S गैस है, तो H2S को उड़ाना जरूरी है, तो उसे पहले बॉईल करो। फिर क्योंकि सल्फाइड आयन जो होते हैं ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो अगर आपने गर्म किया, गर्म करने में देर कर दी तो वो सल्फाइड आयन हो सकता है कि आयरन +2 को +3 को +2 में कन्वर्ट कर दे, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जबकि हमारा टेस्ट लगेगा वो आयरन +3 के लिए लगेगा, फेरिक के लिए लगेगा, फेरस के लिए नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम कंसंट्रेट HNO3 भी मिलाते हैं कुछ ड्रॉप, ताकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करें। और गलती से अगर H2S गैस ने आयरन को +2 में पहुंचा दिया तो वो बचे जो भी आयरन +2 है उसको वो क्या कर देगा, वापस +3 में ले आएगा। क्योंकि जब तक वो फेरिक नहीं होगा वो डिटेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ग्रुप थर्ड का कैटायन फेरिक है, फेरस नहीं है। तो ये एहतियात मतलब है ना कि प्रिकॉशनरी स्टेप है, तो करनी पड़ती है उससे पहले। अब आप ग्रुप रिएजेंट मिलाइए विच इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब प्रेसिपिटेट आएगा, अगर जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, रेड ब्राउन PPT आता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, और अगर ग्रीन PPT आता है तो वो क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड है। ये सारे हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट HCl में मिलाओगे तो क्लोराइड्स में बदल जाएंगे, ये AlCl3 में बदल जाएगा, ये FeCl3 में बदल जाएगा, और ये CrCl3 में बदल जाएगा, ये सारे घुल जाएंगे। अब यही हमारा टेस्ट यहां से शुरू होता है कि अगर मैं एल्यूमिनियम +3 का टेस्ट करना चाहूं तो वो जो व्हाइट जिलेटिनियस PPT है उसमें मैं HCl मिलाऊंगा, कंसंट्रेट भी ले सकते हो, डाइल्यूट भी ले सकते हो। डाइल्यूट लोगे थोड़ा हीट करना पड़ेगा, AlCl3 आएगा सॉल्युबल। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, एक टेस्ट ट्यूब में NaOH मिलाऊंगा तो फिर से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनियस व्हाइट PPT आएगा। NaOH ज्यादा मिलाऊंगा तो वो घुल जाएगा, एल्यूमिनियम सोडियम सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोक्सिडो एल्यूमिनेट, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो एल्यूमिनेट, ऐसा एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दूसरा पार्ट जो हमने टेस्ट ट्यूब में इसका आधा किया था उसमें क्या करेंगे हम, उसमें ब्लू लिटमस मिलाएंगे। ब्लू लिटमस जैसे ही जाएगा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिलाएंगे, एक होता है लिटमस पेपर, एक होता है लिटमस सॉल्यूशन। ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जब मिलाएंगे तो ये लाल कलर का हो जाएगा। लाल कलर का क्यों होगा, क्योंकि AlCl3 इज बेसिकली एसिडिक। वाई एसिडिक, क्योंकि वो बना हुआ है एक एम्फोटेरिक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो इसलिए ये AlCl3 एसिडिक होता है। जब आप एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन अब हमें वापस काम उल्टा करना है, इस रेड को ब्लू बदलना है, तो वापस से क्या मिलाओगे, ड्रॉप वाइज बेसिक मीडियम मिलाओगे। पहले मीडियम को बेसिक करोगे, जब मीडियम को बेसिक करोगे तो यही रेड कलर वापस से ब्लू में बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मीडियम में बेसिक मीडियम में रेड जो है वो वापस किस में बदल जाता है बेटा, ब्लू में बदल जाता है। तो अब तुम ड्रॉप वाइज अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हो तो तुम्हें एक फ्लोटिंग है ना, फ्लोटिंग ब्लू कलर का एक प्रेसिपिटेट ऊपर धीरे धीरे डालना है इसमें ड्रॉप वाइज, तो ऊपर तैरता हुआ तुम्हें एक ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट नजर आएगा, जो कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि झील को देखते हैं ना हम, लेक झील, पानी की झील, उस पे ब्लू कलर
कैसे चमकता है जब पानी पे सनलाइट पड़ती है, तो वैसा चमकता हुआ एक प्रेसिपिटेट नजर आएगा, इसीलिए इसका नाम है लेक टेस्ट। क्या नाम है इसका? लेक टेस्ट। ये दो टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, किसके लिए? एल्यूमिनियम +3 के लिए। फिर बात करते हैं आयरन +3 के टेस्ट की, सेम चीज वही पीपीटी, उसमें मिलाया HCl, बन गया FeCl3। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट में मिलाया केप फॉर FeCN6, पहले थोड़ा मिलाया तो प्रशियन ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आया, लेकिन ज्यादा मिलाया तो प्रशियन ब्लू का सॉल्यूशन बना, जो कि कोलोइडल फॉर्म में रहता है। उसका फॉर्मूला ये होता है। हालांकि इन दोनों में बाहर वाला आयरन +3 और अंदर वाला +2 ही है, इसलिए इसका नाम प्रशियन ब्लू है। वो प्रेसिपिटेट है, अगर थोड़ा सा मिलाओगे तो ज्यादा मिलाओगे तो वो प्रशियन ब्लू सॉल्यूशन बनता है। ऐसा सॉल्यूशन जो है तो सॉल्यूशन, मगर आप उसे फिल्टर नहीं कर पाते हो, वो कोलॉइड की फॉर्म में रहता है, पार्टिकल साइज बड़ी रहती है उसमें थोड़ी सी। दूसरे पार्ट में आप क्या करोगे, है ना, पोटेशियम थायोसाइनाइड मिलाओगे, तो वो क्या करेगा, एक ब्लड रेड कलर डेवलप करेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में भी हो सकता है और एक सिंपल सॉल्ट की फॉर्म में भी है। दोनों ही, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म भी बनेगी तब भी ये रेड कलर, एकदम खून जैसा लाल कलर बनेगा, और अगर आप नॉर्मल सॉल्ट भी देखोगे तो भी ये नॉर्मल सॉल्ट का कलर भी लाल ही होता है। तो किसी भी फॉर्म में बन सकता है, वो हमको नहीं पता चलता, वो तो हमें तो खाली लाल कलर नजर आता है बेटा। तो ये हो गए आयरन के टेस्ट, मतलब फेरिक के टेस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप 4 के टेस्ट की, रिएजेंट H2S इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है। या तो पिछला फिल्ट्रेट यूज कर लो या ओरिजिनल सॉल्यूशन यूज कर लो, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। अगर पीपीटी आया या नहीं आया, नहीं आया तो ग्रुप 4 कैटायन एब्सेंट होगा, आगे चलो। और आ गया तो उस पीपीटी में ये ब्लैक कलर के पीपीटी आ सकते हैं, ये बफ कलर का जो अपना फ्लैश कलर होता है, लाइट पिंक एकदम डल सा कलर होता है, वो MNS का होता है, और ZNS का व्हाइट कलर होता है। तो पहली चीज तो कलर से ही पता लग जाएगा। जब पता लगा तो हम आगे उन पीपीटी को घोलेंगे डाइल्यूट HCl में। डाइल्यूट HCl में अगर पीपीटी घुल गया तो समझ जाना वो MNS और ZNS है, हमारे सिलेबस में इधर से एक है। और अगर नहीं घुलता है तो फिर वो NiS और COS है, और इधर से भी हमारे सिलेबस में NiS है। NiS ब्लैक कलर का होता है, COS भी ब्लैक कलर का होता है। वापस लिखता रहा हूं, MNS जो है वो बफ कलर का होता है, और ZNS जो है वो व्हाइट कलर का होता है। ये बफ कलर का मतलब है एक हमारे जो कहते हैं ना कि लाइट पिंक कलर होता है ना, लाइट पिंक, एकदम लाइट पिंक, वो कलर होता है। फिर बात करते हैं, अगर नहीं घुले तो इन्हें एक्वारेजिया में घोलेंगे। एक्वारेजिया में ये दोनों घुल जाएंगे, एक करेगा पिंक कलर का सॉल्यूशन डेवलप करेगा और दूसरा ग्रीन कलर का करेगा। जब ग्रीन करेगा तो समझ जाना NiCl2 बन गया, और जब पिंक करेगा तो बन जाना COCl2 बन गया। तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है वो निकल का होगा। हमारे सिलेबस में दो हैं, जिंक और निकल। पहले जिंक की बात कर लेते हैं। जो व्हाइट पीपीटी हमारा आया ZNS का, उसे हम डाइल्यूट HCl में सॉल्यूबल कर देंगे, वो ZnCl2 में आ जाएगा। वो ZnCl2 जो है वो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे सेम। पहले पार्ट में NaOH मिलाएंगे तो पहले तो जिंक हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी आएगा, और ज्यादा मिलाएंगे तो फिर वो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसका नाम होगा सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2, ठीक है भाई। फिर दूसरे पार्ट में हमको क्या करना है, इसे न्यूट्रलाइज करना है, बिकॉज ये तो एसिडिक है ही ऑब्वियसली। ये किससे बना है? डाइल्यूट HCl और जिंक से। तो ये न्यूट्रलाइज करना है, इसे न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज करने के बाद इसमें आप K4 FeCN6 मिलाओ तो ब्लूइश व्हाइट पीपीटी मिलता है, Zn2 FeCN6। ये भी कोऑर्डिनेशन में पढ़ा हुआ है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रिएक्शंस नीचे लिखी हुई है, ऊपर टेस्ट है, नीचे रिएक्शन है। फिर Ni+2 की बात करते हैं। Ni+2 का सिंपल सा फंडा, NiS का जो ब्लैक पीपीटी है उसको एक्वारेजिया में पीछे गोला तो ग्रीन कलर का NiCl2 सॉल्यूशन बन जाएगा, मैंने अभी पीछे बताया था। उसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम के लिए मिलाओ और DMG मिलाओ, डाइमिथाइल ग्लाइकोजीन। पूरा अच्छे से कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ाया हुआ है। रोजी रेड पीपीटी NiDMG एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये एकदम सटीक टेस्ट है Ni+2 के लिए, स्पेसिफिकली Ni+2 के लिए है। उसके बाद बात करते हैं बेटा ग्रुप 5 की, जिसमें हमारे पास बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम है। तो या तो ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके ये सब मिला लो, या पीछे का फिल्ट्रेट लेते हो तो ये दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, पीछे मिलाए थे, सिर्फ अमोनियम कार्बोनेट मिला लो, ठीक है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अगर आएगा तो वो बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। थोड़ा सा पीपीटी बचा लेना ताकि आप इनका डायरेक्ट फ्लेम टेस्ट कर पाओ। हमने पीछे देखे हैं इनके कलर्स होते हैं फ्लेम टेस्ट में, क्योंकि ये एस ब्लॉक वाले हैं। फिर अब
थोड़ा सा बचा लिया और बाकी में हमने एसिटिक एसिड मिलाया, तो इन सब के एसिटेट बन जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू, ये सब एसिटेट है, ड्यू टू, ये सब डिसॉल्व हो जाएंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटेट। ये सब के एसिटेट होते हैं, एसिटेट सॉल्युबल होते हैं मैक्सिमम, सारे के सारे एसिटेट सॉल्युबल होते हैं, कुछ एक को छोड़ के। अब ये जो सॉल्युबल बनेगा इसके पार्ट ए, बी और सी कर दो। इन तीनों पार्ट में आप पहले मिलाओ K2CrO4, येलो प्रेसिपिटेट आ गया तो मतलब बेरियम क्रोमेट का है और बेरियम +2 कंफर्म है। पार्ट बी में आप अमोनियम सल्फेट मिलाओ, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो वो स्ट्रोंशियम सल्फेट का है, स्ट्रोंशियम कंफर्म है। पार्ट सी में अगर आप अमोनियम ऑक्जेलेट मिलाते हो तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट है, यानी कि कैल्शियम +2 जो है वो कंफर्म है। कौन किसमें सॉल्युबल है ये मैंने दिया हुआ है, आप चेक कर लेना। ग्रुप 6 सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, जिसमें से हमारे सिलेबस में सिर्फ मैग्नीशियम है, तो डायरेक्ट मैग्नीशियम की बात करते हैं। फिल्ट्रेट लेना है और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाना है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाना है, Na2HPO4 बनेगा क्या, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का व्हाइट पीपीटी आएगा। यही कंफर्मेशन है, एक सिंगल टेस्ट होता है मैग्नीशियम +2 का, वो हमने करना है, सिंपल सा। फिर आता है अमोनियम का टेस्ट, लास्ट ग्रुप 0। फिल्ट्रेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने भर भर के अमोनियम ऑलरेडी मिलाए हुए हैं, उसमें पहले कभी अमोनियम मिलाया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम कार्बोनेट भी हमने मिलाया, तो अमोनियम तो हमने खुद मिलाए हैं। फिर आप अमोनियम का टेस्ट करके बोलोगे अमोनियम आ गया, अमोनियम आ गया, तो मतलब वो ये 500 रुपए खुद ने छुपा है और अगले दिन निकाल के कह रहा हो देखो मुझे 500 रुपए मिले। अरे बेटा ऐसा नहीं होता है। तो ये तो हैं जो क्या है, अमोनियम वाले, अमोनियम हमने खुद मिला है, तो इसीलिए हमें इसके लिए फिल्ट्रेट कभी यूज नहीं कर सकते। पिछले जो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 6 तक जो फिल्ट्रेट चल रहा है नहीं यूज कर पाएंगे, तो हमेशा इसके लिए तो सेपरेट ओरिजिनल सॉल्यूशन ही यूज किया जाता है, और उस सेपरेट ओरिजिनल सॉल्यूशन को KOH और NaOH मिलाया जाता है और अमोनिया गैस बना दी जाती है। अगर वाकई अमोनियम हुआ तो अमोनियम आयन को आप जब भी बेसिक मीडियम दोगे तो बेसिक मीडियम से अमोनियम आयन को मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन, और अमोनियम आयन अपना दे देगा H+, और हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन में से H+ निकाल दूं तो अमोनिया गैस बचती है। अमोनियम बना किससे हुआ है, अमोनियम इसी से बना हुआ है, NH3+H+ से, है ना, इसी से तो NH4+ बना हुआ है बेटा। अब मैं बेसिक मीडियम इसलिए ले जा रहा हूं ताकि मैं इसको बुला सकूं वापस कि तू हट जा, तो वापस अमोनिया बचेगी। ये ला, अब अमोनिया की रिएक्शन आप नेस्लर रिएजेंट के साथ करा दो तो रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आता है, और पीछे मैंने इसको वापस बता रखा है, ये देखो इसको वापस इस फॉर्म में लिखा रखा है जो पीछे रिएक्शन थी। ओरिजिनल सॉल्यूशन KOH NaOH NH3 गैस। अब दो तरीके से अपन इसकी कर सकते हैं। पार्ट ए में आप क्या करोगे, वो जो अमोनिया गैस निकल रही है उसमें HCl से भीगी हुई ग्लास रोड लेके आओगे तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स, ठीक है। जब HCl निकल रही थी क्लोरीन के टाइम पे तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई ग्लास रोड लाए थे, अल्टीमेटली बनाना तो हमको अमोनियम क्लोराइड ही था। यहां पे निकल ही अमोनिया रही है तो HCl से भीगी हुई ग्लास रोड लेके आएंगे, फिर से बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड। फिर ये बात है कि दूसरा जो पार्ट बी है, पार्ट बी में मतलब ऐसे आप समझ लो बी, दूसरा पार्ट तो नहीं बोलूंगा इसको मैं, दूसरी रिएक्शन ये है कि या तो आप ऐसा कर सकते हो या निकलती हुई अमोनिया गैस से, क्योंकि इसमें आपने कुछ मिलाया थोड़ी है, ग्लास रोड ही तो ऊपर रखी है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। दो तरीके से वो रिएक्शन चल रही है तो पहले ग्लास रोड लगा लो, फिर उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप नेस्लर्स रिएजेंट मिलाओ धीरे धीरे करके, तो जो बाहर निकल रही है अमोनिया वो नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करती है, और टेस्ट ट्यूब की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके ऊपर आपको एक ब्राउन कलर का पीपीटी नजर आता है विच इज आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस, और उसका फॉर्मूला ये होता है, ये रेड ब्राउन कलर का एक पीपीटी रहता है बेटा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये चैप्टर याद करना है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाए हैं जो हमारे सिलेबस में है, मैंने पूरा कवर, पूरा, और एक्स्ट्रा कोई भी टेस्ट नहीं करवाया। और डेफिनेटली ये ऐसा एक चैप्टर है जिसे थोड़ा समय लगता है सीखने में, बट ये है कि हाँ अगर आप कहो कि आपके पास नोट्स अगर मिल जाएं इस चैप्टर के कंसाइज वे में तो ये रहे, है ना। मतलब अगर आप ये टेस्ट ये वाला चैप्टर सिर्फ इतने नोट्स पढ़ के जाओगे तब भी 98% चांस है कि आपका सवाल अटक जाएगा इन्हीं में से, अगर आप इन्हें अच्छे से करके जाते हो तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये इस सीरीज का आखिरी चैप्टर था। आई होप इस जर्नी में आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मिलेंगे फिर इसी प्लेटफॉर्म पे कभी किसी न किसी सीरीज में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।